फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ घटना से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोग अभी तक कितना पढ़े उससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे एक बार आप लोग जरूर रिवाइज करिएगा। इससे कुछ प्रश्न आपको से और एग्जाम में मिलेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन किस लिखित स्थान दिया गया है के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर सही जवाब क्या होगा? विटामिन सी। गलत जवाब है। आप लोग अपने नोट्स को देखिए, विटामिन के रासायनिक नाम हमने आपको दिया है, उस सीट में देखिए आप लोग, तो विटामिन के रासायनिक नाम आपको मिलेंगे। उसमें क्या दिया उसको पढ़ के बताइए आप लोग। रिबोफ्लेविन किसके लिए दिया गया है? B2 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न इस रूप में देखिए आपका पूछा गया है। ठीक, इसका मतलब है कि यहाँ से एक प्रश्न आपको रासायनिक नाम से और उसके कमी से होने वाले रोग से, एक प्रश्न यहाँ से आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। तो अब देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन का मतलब हो गया ये विटामिन B2। ठीक है, B2 इसको क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए विटामिन के दिया गया है, इसका भी रासायनिक नाम आपको याद रखना है। इसे कहा जाता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन विटामिन सी इसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, B12 इसे कहा जाता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। ठीक है, सबके रासायनिक नाम आपको याद रखना है। जितना विटामिन है सभी विटामिनों के रासायनिक नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। 150 से और एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज देखिए, हमने कल बताया था कि रोग से संबंधित प्रश्न आप लोगों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये रोग या तो जीवाणु जनित रोग पूछा जा सकता है, विषाणु जनित रोग पूछा जा सकता है, कवक जनित रोग पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग पूछा जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए, विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। खून का थक्का नहीं जमता। ठीक है, अर्थात जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ये नहीं होता। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए हमको कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होती है। ठीक, लेकिन हम देखते क्या है कि 1-1.5 मिनट तक जाते जाते वो क्या होता है? क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी रहेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ब्लीडिंग होती रहेगी, अर्थात ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। ठीक, तो ये विटामिन के का लक्षण है, पूछा जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए, विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? तो B2 की कमी होने पर चेलोसिस या इसी को कीलोसिस भी पढ़ सकते हैं। कीलोसिस। तो चेलोसिस या कीलोसिस का रोग होता है। इसमें क्या होता है? चेलोसिस या कीलोसिस में होता है मुंह का जो ये कोड़ होता है, ये वाला भाग, कोड़ नहीं, ये वाला एंगल कह सकते हैं। ठीक, तो एंगल हमेशा कटा रहता है और ये ब्लीडिंग होती रहती है। कुछ लोगों को देखिए यहाँ से हमेशा ब्लीडिंग होती रहती है, भाग इसका कटा रहता है। इसी को कहते हैं चेलोसिस या कीलोसिस। और ये किस विटामिन की कमी का लक्षण है? B2। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल अर्थात विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी रोग। ठीक है, ठीक है। अब देखिए विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? इसमें पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? तो इसकी कमी से होता है खून की कमी।
खून की कमी, ठीक है, जिसे रोग विज्ञान की भाषा में एनीमिया भी कहा जाता है। एनीमिया और कुछ नहीं बल्कि अगर शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसी को रोग विज्ञान की भाषा में एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है। और क्या नाम है वो? एनीमिया। अर्थात एनीमिया कोई इस तरह का रोग नहीं है। एनीमिया कहने का मतलब है कि आपके शरीर में खून की कमी हो रही है। दोनों एक ही चीज है। ये दूसरा नाम है प्रकार से, भाई हर रोग का एक नाम दे दिया जाता है ना। तो विटामिन सी की कमी तो वही होगा, विटामिन सी की कमी से, हाँ, विटामिन सी की कमी से खून की अगर कमी हो रही है तब वही एनीमिया रोग होगा। खून की कमी होगी तो एनीमिया, ठीक है। अर्थात अगर डॉक्टर के यहाँ आप गए, मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है, आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, तो डॉक्टर आपको ये बता रहे हैं कि भैया आपके शरीर में खून की कमी है, तो ये नहीं बताएंगे कि खून की कमी है, क्या लिख देंगे? एनीमिया। एनीमिया लिखने का मतलब क्या हो गया? खून की कमी। तो खून की कमी देखिए किससे किससे होता है। एक तो आप जान गए विटामिन B12, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा विटामिन B6 की कमी से भी खून की कमी होती है। शीट में मैं लिख दिया हुआ, ठीक, विटामिन B6 की कमी से भी होता है। और साथ ही साथ विटामिन B9 इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, ठीक। तो शरीर में 3 विटामिन ऐसे हैं जिनकी कमी से खून की कमी हो जाती है। कौन कौन? B6, B9 और B12, तीनों को याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर विटामिन, अब देखिए प्रश्न दो प्रकार से आपको गुमराह किया जा सकता है। अगर प्रश्न में लिखा रहे विटामिन की कमी से एनीमिया, विटामिन की कमी से एनीमिया, अर्थात किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, तब तो आप ऑप्शन में या तो B12 खोजेंगे, अगर वो नहीं रहेगा तो B9 खोजेंगे, वो भी नहीं रहेगा तो B6 खोजेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा रहे आपसे कि खनिज की कमी से, अर्थात किस मिनरल या किस खनिज की कमी से खून की कमी होती है, तब उसका आंसर आप क्या लगाएंगे? लौह या आयरन। अर्थात अगर हमारे शरीर में लौह या आयरन की कमी हो जाती है तब भी हमको क्या होता है? खून की कमी या एनीमिया का लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रश्न को नेचर को ध्यान रख के आपको आंसर करना है। अर्थात किस खनिज की पूछा रहे तभी आप लोग क्या लगाएंगे? लौह। और किस विटामिन की कमी से लिखा रहे तब क्या लगाएंगे? B6, B9 या B12 में से कोई भी एक चयन करेंगे। क्लियर हुआ? नोट करना है किसी, आप लोग नोट कर सकते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। लौह तत्व की कमी से भी, लौह तत्व की कमी से भी खून की कमी या एनीमिया हो जाता है। लौह तत्व की कमी से भी खून की कमी या एनीमिया हो जाता है, ठीक। तो लौह तत्व क्या है? एक प्रकार का मिनरल है, खनिज है, क्योंकि जितने भी तत्व हमको देखने को मिलते हैं वो सारे तत्व क्या होते हैं? खनिज के रूप में ही मिलते हैं, हमको जमीन के अंदर से मिलते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसको समझने में यहाँ तक की चीजों को? अब देखिए विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न तो यही है कि विटामिन के खोजकर्ता, विटामिन के खोजकर्ता और नामकरणकर्ता, अर्थात विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो क्या लगाएंगे? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन के खोजकर्ता की बात अगर पूछे आपसे तो इसके खोजकर्ता है N.I. लुनेन, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले खोज किया था। लेकिन अब ध्यान रखिए, इन्होंने जब विटामिन की खोज किया तो इन्होंने इसके लिए क्या कहा कि एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर में होता है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक क्रिया का संचालन और नियंत्रण करता है, ठीक। अर्थात इन्होंने विटामिन जिसको खोजा उसको क्या नाम दिए? सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। अर्थात जब हम अपने भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन के द्वारा कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं जो हमारे शरीर में कम मात्रा में, अल्प मात्रा में ही ग्रहण किया जाता है शरीर के द्वारा,
लेकिन हमारे शरीर के मेटाबॉलिक क्रिया को वो नियंत्रित करता है और संचालित करता है। अर्थात विटामिन शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। आप देख रहे हैं खुद कि विटामिन की खोज तो की है, लेकिन किस रूप में? सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में। ठीक है, इसे व्यवहारिक उदाहरण से समझिए। जैसे घर में हम लोग देखते हैं कि कोई नवजात शिशु पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, हो सकता है उसके माँ बाप कोई और, लेकिन नाम कौन रखता है? दादा दादी रख लेते हैं, बुआ रख देती है, बड़ा भाई रख देता है, मौसी रख देती है, मामा रख देते हैं, होता है कि नहीं? उसी प्रकार से विटामिन को खोजा गया है लूनिन के द्वारा, लेकिन नामकरण किसने किया? विटामिन शब्द को किसने कहा कि लूनिन ने जिस पोषक तत्व की खोज किया उसको हम लोग विटामिन के नाम से जानेंगे। इसका प्रयोग सबसे पहले किए थे वैज्ञानिक अर्थात कैसेमिर। ठीक है, ये आपके शीट में मैं दोनों दे दिया, ये शीट में है। ठीक है, नोट मत करिए इसको, ये आपके शीट में दिया गया है, उसको पढ़ेंगे कमरे पे जाके तो ये चीज आपको मिलेगी। क्लियर हुआ दोनों चीजें? तो ये समझ में आया ना, विटामिन की खोजकर्ता अगर पूछा जाएगा क्या लगाएंगे? या नाइलूनिन लगाएंगे। और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्लियर हुआ दोनों प्रश्न? कोई दिक्कत? दूसरा प्रश्न इसी में पूछा जाएगा विटामिन के प्रकार। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन देखिए कुल 2 प्रकार के होते हैं। जो विटामिन का प्रकार अगर पूछे तो लगाएंगे 2 प्रकार के। अब ये 2 प्रकार को जो विभाजित किया गया है ये इनके सॉल्वेंट के आधार पर कि किसमें घुलते हैं। तो पहला विटामिन है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, और दूसरा विटामिन है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? बी समूह और सी। बी समूह का मतलब बी अकेले कोई विटामिन नहीं है, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। बी श्रेणी में देखिए B1, B2, B3 इस तरह से लिखा गया है। इसका मतलब बी श्रेणी के जो विटामिन है वहां घुले जाते हैं जल में। और इसके अलावा कौन सा विटामिन घुला रहता है? सी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? क्या लगाएंगे? बी समूह और सी। और इसके अलावा जो बच रहा है वो कहां चला जाएगा? वसा में घुलनशील। अब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा और के आ जाएगा। अर्थात ए, डी, ई और के ये कहां पर घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। क्लियर हुआ दोनों प्रश्न? तो विटामिन के प्रकार अगर पूछा जाएगा क्या लगाएंगे? 2 प्रकार। कौन कौन? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी समूह और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। क्लियर हुआ सारे प्रश्न? कोई दिक्कत? तो एक प्रश्न आपके इस खोजकर्ता या नामकरणकर्ता से पूछा जा सकता है, एक इसके प्रकार से अर्थात जल में कौन घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है, इससे पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न जो आप देखेंगे अपने जो प्रैक्टिस करेंगे या पिछला प्रश्न अवलोकन करेंगे जो विगत वर्षों में आया है, तो उसमें देखेंगे कि कमीज होने वाले रोग बहुत ज्यादा पूछा है। ठीक है, स्कर्वी रोग किससे होता है, रिकेट्स रोग किससे होता है, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस क्लासरूम में यही नहीं कोई भी बच्चा कहीं भी जाता, अगर वो कोचिंग करने के लिए जा रहा है तो क्यों जा रहा है? सीखने के लिए ही जाता है। उसकी प्रवृत्ति यही होती है कि हम जाएंगे, जो चीजें हमको यहाँ नहीं आ रही हैं उसको हम कोचिंग में जाकर सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर किसी भी प्रश्न में आपको अपने क्लासरूम में बैठे हैं, अगर टीचर पूछ रहा है तो, और नहीं भी पूछा है, ऐसे भी अगर मान लीजिए जैसा इसमें बोर्ड पर लिखा गया है आपको नहीं आ रहा है, तो इसमें कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी शर्म करने या लज्जा महसूस करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि देखिए जब आप टीचर के सामने लज्जित होते हैं तो क्या होता है, आप अपनी चीजों को कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि जो सीखने की प्रवृत्ति होती है आपकी वो क्या होती है? दब जाती है। और आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं ना, इसीलिए तो आए हैं, चलेंगे कुछ नया सीखेंगे। तो कुछ नया कब सीखेंगे? जब आप टीचर से उसके विषय में कुछ पूछेंगे या टीचर पूछ रहा है और आप नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप पता चला कि नहीं भी आ रहा है और आने का बहाना भी कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हानि होगी कि नहीं अपनी?
तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीखने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो चलिए ये एक प्रश्न, इसका मतलब है देखिए विगत वर्ष में आया हुआ प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो इससे एक निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में हमको कौन सा अम्ल कहाँ पर किस पदार्थ में पाया जाता है इसके विषय में जानना अनिवार्य है। ठीक है, तो वो भी हम शीट में पूरा दे देंगे, केवल यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ केवल समझ लीजिए, अगला शीट जो विज्ञान का आपको दिया जाएगा उसमें ये चीजें आपको मिलेंगी। क्लियर? चलिए समझा देते हैं। यहाँ पर देखें, टमाटर को ध्यान रखिए, टमाटर ये खट्टे खाद्य में आता है, खट्टा होता है कि नहीं स्वाद में। तो ये दो रूपों में हमको देखने को मिलता है, एक तो हो सकता है कच्चा टमाटर और दूसरा पका हुआ टमाटर। ठीक है, अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कि कच्चे टमाटर की बात कर रहा है कि पके टमाटर की बात कर रहा है। ठीक, अब इसे पकड़िए कि किस टमाटर की बात कर रहा है। ये कच्चे टमाटर में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल और पके टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक, तो ये किस टमाटर की बात कर रहा है? पके हुए टमाटर की, अर्थात टमाटर में कौन सा अम्ल है तो या तो ऑक्सैलिक लिखा रहेगा या तो साइट्रिक लिखा रहेगा। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल है तो यहाँ पर तो ऑक्सैलिक लिखा है, इसका मतलब ये पके हुए टमाटर की बात किया है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऑक्सैलिक ना देकर आओ, क्या दे सकता है साइट्रिक। तो दोनों ही पाया जाता है, अर्थात कच्चे टमाटर की बात करेंगे तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, पके टमाटर में ऑक्सैलिक। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। दूध में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसी दूध से भी पूछा जा सकता है कि किस अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध अथवा दही खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, क्योंकि अम्ल की जो पहचान होती है, जो उसका स्वाद होता है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो जहां भी अम्ल उपस्थित होगा इसका मतलब वो पूरा पदार्थ कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। तो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध अथवा दही खट्टे हो जाते हैं? लैक्टिक। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझने में? तो दूध में भी पाया जाता है और साथ ही साथ दही में भी पाया जाता है। इन दोनों ही पदार्थों में क्या पाया जाता है? लैक्टिक। ठीक है, अब देखिए इसमें नींबू, संतरा, मौसमी, नींबू संतरा और मौसमी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू संतरा और मौसमी में कौन सा अम्ल होगा? साइट्रिक। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, क्योंकि अगर टमाटर का पूछा गया है तो इसका मतलब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नींबू का भी पूछा जा सकता है, संतरा का भी पूछा जा सकता है, मौसमी का भी पूछा जा सकता है कि नहीं? अगला देखिए, इमली में, अंगूर में और कच्चे आम में, क्योंकि कच्चा आम भी खाने में खट्टा होता है, कच्चे आम में इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक एसिड होता है, एक अम्ल होता है जो केवल इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। ठीक, याद रहेगा ना? नींबू, संतरा, मौसमी में साइट्रिक, इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्टरिक। ठीक है, इसके अलावा देखिए टमाटर में ध्यान रखिएगा और पालक में, टमाटर और पालक इन दोनों स्थानों पर ही पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। तो ऑक्सैलिक अम्ल पके टमाटर में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ पालक में भी पाया जाता है। ठीक, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ ले। इसके अलावा देखिए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल होगा? मैलिक अम्ल।
क्लियर। इसके अलावा देखिए अचार में और सिरका में, अचार और सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक, अचार और सिरका में कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। ठीक, तो इसका मतलब है कि इतना अगर अम्ल के विषय में आप जान देंगे तो अम्ल का पूरा पूरा आप याद हो जाएगा। ठीक, अर्थात एक प्रश्न आने की संभावना बढ़ रही है। क्लियर, कोई दिक्कत? अम्ल से संबंधित देखिए कुछ चीजों को और आपको बता दें हम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो टार्टरिक आपने देख लिया है, कहाँ कहाँ पाया जाता है टार्टरिक? इमली, अंगूर, कच्चे आम। ठीक है, आर्सेनिक को भी आपने देख लिया टमाटर और पालक में, माइलिक ने आपने देख लिया कहाँ पर? सेब में। इसके अलावा देखिए एक तो इसमें बचा हुआ है सल्फेनिक एसिड, ये पाया जाता है प्याज में, और इसी सल्फेनिक अम्ल के कारण ही हमको जो प्याज काटते समय आंखों से आंसू निकलता है, यही सल्फेनिक अम्ल उसके लिए जिम्मेदार होता है। यही सल्फेनिक अम्ल जब हमारी आंखों में पड़ता है तो क्या होता है? पानी निकलते हैं या आंसू होते हैं। ठीक, तो प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फेनिक। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अम्ल और क्षार। देखिए आप लोग यही चाहते थे कि सर जो भी टॉपिक पढ़ाइए पूरा पढ़ाइए, तो इसी प्रश्न के माध्यम से उस टॉपिक को ही मैं पूरा कर देता हूँ। हर प्रश्न में यही कर रहा हूँ, यहाँ भी देख लीजिए इसको। अम्ल और क्षार दो चीजें होती है, ठीक, एसिड और बेसिक दो होता है। तो अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको एक लिक्विड हम दे दिए और ये कह रहे हैं कि बताइए कि उस लिक्विड का स्वाद नहीं लेना है आपको, ठीक है, और हम कुछ पदार्थ आपको दे देते हैं, कुछ चीज आपको दे देते हैं, या कोई स्केल आपको दे देते हैं, और उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि बताइए कि जो लिक्विड फॉर्म में आपको दिया जा रहा है वो अम्ल है अथवा क्षार है। ठीक है, तो इससे संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप अपने प्रैक्टिस सेट को भी हल करेंगे तो उसमें रहेगा। देखिए अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो इसकी पहचान करने का सबसे बड़ा फार्मूला क्या है? हम क्या करेंगे? रंग बदल जाता है। किसका? लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर। अगर मान लीजिए कि हम लिटमस पेपर अम्ल में डाल रहे हैं और अगर इस लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है तो लाल होने का मतलब ये क्या है? अम्ल है। और अगर उसी लिक्विड में हम लिटमस पेपर को डालते हैं और उसका रंग नीला हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? क्षार है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि यदि लिटमस पेपर को किसी अम्लीय पदार्थ में मिलाया जाए या डाला जाए तो लिटमस पेपर का रंग लाल होने का मतलब है कि वो कौन सा पदार्थ है? अम्ल। या अम्ल में डालने के बाद लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? लाल। क्लियर हुआ? और लिटमस पेपर को क्षार में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है ये भी पूछा जाएगा। लाइकेन नामक पौधे से। ये किससे प्राप्त होता है? लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। क्लियर हुआ दोनों चीजें? कोई दिक्कत? अब इसको याद कैसे करना है कि लाल और नीला को हम कैसे याद करें कि कंफ्यूज न हो एग्जाम पास कर जाते जाते, तो एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। अम्ल में क्या लिखा है? ला लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि अगर विलयन अम्लीय होगा तो लिटमस पेपर लाल ही होगा, और यहाँ पर क्षार में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ट्रिक है याद करने का कि अगर लिटमस पेपर लाल हो गया तो विलयन अम्लीय, और लिटमस पेपर नीला हो गया तो विलयन क्षार। क्लियर हो गया? लिटमस पेपर के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो होता है अम्ल क्षार का सूचक लिटमस पेपर, दूसरा होता है मिथाइल आरएन। मिथाइल आरएन, ठीक, दूसरा क्या होता है? मिथाइल आरएन। अगर हम मिथाइल आरएन को अम्ल में मिलाएंगे तो मिथाइल आरएन को अम्ल में मिलाने के बाद
लाल हो जाएगा। ठीक है, अर्थात अगर किसी विलयन में मिथाइल ऑरेंज को मिलाने के बाद विलयन का रंग लाल हो जाता है तो विलयन किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। ठीक, और इसी मिथाइल ऑरेंज का रंग अगर आपका पीला हो जाए तो विलयन किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का। अर्थात मिथाइल ऑरेंज को किसी विलयन में मिलाने के बाद पीला हो जाता है तो विलयन क्या हो जाता है? क्षारीय। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? तीसरा इसको याद रखना है फिनाल्फथेलीन। फिनाल्फथेलीन वो फिनाल नहीं है भाई, जो अस्पतालों में सफैया होता है वो नहीं है, वो कीटाणुनाशक होता है, ये फिनाल्फथेलीन है। ठीक है, तो अगर फिनाल्फथेलीन को अम्ल में मिलाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे रहेगा। लेकिन अगर फिनाल्फथेलीन को क्षार में मिलाएंगे तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा ये प्रश्न क्या होगा फिनाल्फथेलीन से? क्षार का रंग कैसा होगा? फिनाल्फथेलीन को क्षार में मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी। और फिनाल्फथेलीन को अम्ल में मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रहेगा ना तीनों प्रश्न? कोई दिक्कत? ये तीनों चीज आपको अम्ल वाले टॉपिक में हम अगले से फोन कर कराते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना? अम्ल से संबंधित ये सारी चीजें समझ में आई। इसके अलावा देखिए कि स्केल के द्वारा भी इसकी पहचान की जा सकती है। एक स्केल होता है जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, एक पैमाना है, उस पैमाने के द्वारा भी हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। ये प्रश्न आपको पूछा कैसे जाएगा? पीएच स्केल किसका सूचक होता है या किसका मूल्यांक बताता है? अम्ल अथवा क्षार का। ठीक है, इससे हम केवल अम्ल और क्षार की पहचान ही करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक, क्लियर? अर्थात ऐसा नहीं है, क्या नाम है आप बता दे विजय, ऐसा नहीं किसी स्केल को खोज लीजिए कि सब नापने जोखने के लिए थोड़ा जरूरत पड़ता है कहीं है, त्रिभुज बनाते हैं तो उसकी बीमाएं मापना पड़ता है तो दिक्कत होती है। आज चलते हैं पीएच स्केल खरीदते हैं, तो पीएच स्केल से किसी त्रिभुज की बीमा आप नहीं नाप पाएंगे, लंबाई चौड़ाई नापना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसके द्वारा हम क्या करेंगे? केवल अम्ल अथवा क्षार की पहचान करते हैं। क्लियर? एक प्रश्न तो आपका ये क्लियर हो गया कि पीएच स्केल किसके मूल्यांकन के लिए होता है? अम्ल अथवा क्षार के। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो ये किए थे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन के द्वारा ही पीएच स्केल का खोज किया गया था या आविष्कार किया गया। क्लियर? अब पीएच स्केल में कुल कितने खाने होते हैं? तो पीएच स्केल में होते हैं 0 से लेकर 14 तक के खाने। कितने तक के खाने होते हैं? 0 से 14 तक के खाने होते हैं। ये प्रश्न आपका आया हुआ है, पीएच स्केल से संबंधित ये प्रश्न आप देखेंगे तो विगत वर्ष में आया हुआ है। शायद हमको लग रहा है 15 के पेपर में या 19 के पेपर में, 15 या 19 वाले में आया हुआ है। ठीक, कि पीएच स्केल में कुल कितने खाने होते हैं? 0 से लेकर 14 तक। अब इसमें देखिए हम पहचान कैसे करते हैं? तो बीच में लिखा रहता है 7। बीच में कहां क्या लिखा रहता है? 7। इसका मतलब है कि अगर पीएच स्केल पर किसी भी विलयन का मान 7 बताता है तो विलयन उदासीन प्रकृति का होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि यदि किसी पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान 7 होता है तो विलयन किस प्रकृति का है? उदासीन, अर्थात न्यूट्रल है, ना वो अम्लीय ही है ना वो क्षारीय। ठीक, लेकिन अगर 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय, अर्थात 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है या 0 है तो ये किसका प्रदर्शन करेगा? अम्लीय। अर्थात अगर विलयन अम्लीय होगा तो उसका मान किसी भी कंडीशन में पीएच स्केल में 7 से कम ही होगा। क्लियर? क्योंकि 7 हो जाएगा तो उदासीन, इसका मतलब 7 से कम होना चाहिए। अब 6 की बात चाहे 0.99 कर दीजिए, लेकिन क्या बताएगा वो? अम्लीय। ठीक, और पीएच स्केल पर अगर किसी भी विलयन का मान 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। ठीक, 7 से अधिक होने पर विलयन का मान क्षारीय होगा और 7 से कम होने पर विलयन की प्रकृति अम्लीय होगा। और कुल कितने खाने होते हैं? 0 से लेकर 14 तक। इतने प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अम्ल से संबंधित कोई भी।
कोई भी आप परीक्षा दीजिए, इतने संबंधित प्रश्न आपको एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, सफिशिएंट भी है, मतलब इम्पोर्टेंट भी है और सफिशिएंट भी है, अर्थात इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको। क्लियर? यहाँ तक चीज़ों में कोई दिक्कत समझने में? ये देखिए आप से संबंधित जो भी चीज़ें मैं आपको सेट के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? ब्लैंक स्थान भी आपको भरना है। तो कौन करेगा बताइए पहला, और किसी का कोई जवाब? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए इसको। यहाँ पर दिया गया है जल परिवहन, ये कौन करता है? जायलम। अर्थात जो पेड़ पौधे हैं उसमें दो संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक, और ये संवहनी ऊतक होते हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है? तो जाइलम क्या करता है? ये जल का परिवहन करता है और साथ ही साथ जल, और इसके अलावा देखिए दूसरा है खनिज, जल और खनिज का परिवहन। ठीक, अब कैसे करता है इसी चीज को समझ लीजिए, उससे भी आपको एक प्रश्न इस स्थिति में देखने को मिल सकता है। ठीक, देखिए अगर मान लें हम कल्पना करें ये वृक्ष है, एक वृक्ष है, उसकी शाखाएं निकली हुई हैं, ये पत्तियां हैं। ठीक है, और ये क्या है? जड़। ये इसके नीचे जड़ है और ये हमारी मिट्टी की सतह है। ठीक है, क्लियर? हम ये देख रहे हैं कि पौधा हरा है, इसका मतलब इसको पानी मिलता होगा। और हम एक चीज ये भी देखते हैं कि गांव में जब कोई फूल वगैरह लगाते हैं तो पानी कहाँ पर देते हैं? उसकी जड़ों में देते हैं। लेकिन पानी तो हमने जड़ में दिया, लेकिन पानी की आवश्यकता ऐसा नहीं है जड़ में ही रहता होगा, पानी की आवश्यकता इसके प्रत्येक टहनी, प्रत्येक पत्ते को होती है। प्रत्येक पत्ता पानी चाहता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो उस पानी की प्यास केवल ऐसा नहीं हमारे पेट में आमाशय में गया काम खत्म, उसकी आवश्यकता हमारे प्रत्येक कोशिका को, इसको भी आवश्यकता है, इसको भी आवश्यकता है, पैर के अंगूठे को भी उसकी आवश्यकता है। ठीक, या जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उसकी आवश्यकता केवल पेट को नहीं है, शरीर के प्रत्येक कोशिका को होती है। प्रत्येक कोशिका उस पोषक तत्व को चाहती है। उसी प्रकार से पानी जो हमने जड़ में दिया है पौधे के, ये पानी हमको पत्तियों तक चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने दिया कहां पर है? जड़ में दिया है। ठीक, और नहीं भी दिया है तो भूमिगत रूप से यही भाग तो हमारा जमीन के अंदर है, बाकी तो सब हवा में देख रहे हैं। तो हवा से पानी लेगा नहीं, लेगा तो कहां से लेगा? मिट्टी से, क्योंकि यही भाग तो इसका संपर्क में है। और जल देखिए, जल को अगर हम विभाजित करें इस तरह से, तो एक भाग हमारा होता है भूमिगत जल। भूमिगत जल, भूमिगत जल क्या होता है? जो पानी रिसाव के द्वारा जमीन के अंदर होता है, उसको भूमिगत जल कहते हैं। और पेड़ पौधे इसी भूमिगत जल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो पानी वर्षा के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से भूमि के अंदर चला गया है, उसी जल का ये उपयोग करते हैं। तो इसमें देखिए पाया जाता है, हमने बताया कि दो प्रकार की संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें से एक संवहनी ऊतक का नाम जाइलम है। ये करता क्या है? पहली क्रिया देखिए, पौधे के द्वारा, ये देखिए ये उदाहरण एकदम करंट से आपको दे रहा हूं। अभी आप लोग देख रहे हैं मार्केट में मूली आ गई है, बजट के अंदर भी हो चुका है, बड़ा सस्ता हो गया है, और मूली खाना बड़ा पसंद करते हैं। यहाँ बच्चे मैं देखता हूँ सभी लोग शाम को बाकी कुछ ले जाए चाहे ना ले जाए, मूली जरूर रहता है हाथ में। अगर सस्ता हो गया है तो बजट में रहता है, मूली ले जाते हैं, सलाद वगैरह खाते हैं। तो मूली में आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से छोटे छोटे रोए टाइप के निकले रहते हैं नहीं, जो अगर साफ नहीं किया है वो तो रहते हैं ना, इसको कहा जाता है मूल रोग। मूल रोग अर्थात जड़ों की बालें। ठीक, मूल का मतलब होता है जड़ और रोग का मतलब होता है बाल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जड़ की बाल अथवा मूल रोग। तो ये जड़ में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मूली क्या है? एक जड़ है। ठीक,
इसका मतलब पूरा का पूरा मूली जड़ ले जा रहे हैं, उसमें जड़ की बाल तो लगा ही रहेगा, मूल रोग लगे रहेंगे। और यही जो जड़ की बाल होती है, इसी जड़ के बाल अर्थात मूल रोग के द्वारा ही केवल पानी को ग्रहण कर पाते हैं पौधे। अर्थात पूरा जड़ पानी को नहीं अब्जॉर्ब कर पाता, उसका केवल एक भाग अब्जॉर्ब करता है। कौन? जितने मूल रोग होंगे। नीचे वाला मूसला जड़ तो वो नहीं कर सकता। मूसला जड़ के अलावा जो छकड़ा जड़ जिसको कहते हैं, ठीक है, वही होता है मूल रोग। उसी के द्वारा केवल पानी को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पौधों के द्वारा भूमिगत जल को कैसे अवशोषित किया जाता है? मूल रोग या जड़ों की बालों से। क्लियर हुआ प्रश्न? समझ में आया? कोई दिक्कत? कि पौधे पानी को कैसे ग्रहण करते हैं? मूल रोग या जड़ की बालों से। क्लियर? अब जड़ की बाल से जब इस पानी को ग्रहण कर लेते हैं, तब बात आती है जाइलम की। ये जाइलम ऊतक इस पानी को ग्रहण करता है और ले जाकर प्रत्येक टहनी, प्रत्येक पत्ती, प्रत्येक कोशिका को पहुंचा देता है। ठीक? और इसी के साथ साथ जल के साथ साथ और क्या दे जाता है? खनिज पदार्थ। जो भी खनिज पदार्थ उसको जरूरत है, सोडियम, जिंक, पोटास, ये सब हम डालते रहते हैं ना, ये सारी चीजें ये सब ले जाकर इसी जाइलम ऊतक के द्वारा इसको पत्तियों तक या प्रत्येक टहनी, प्रत्येक शाखाओं तक पहुंचाएगा। ठीक? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा। ये प्रश्न आया हुआ है कि जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम। खनिज का परिवहन कौन करेगा? जाइलम। पौधे जल को कैसे ग्रहण करते हैं? किस भाग से? मूल रोग से। ये तीनों प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कोई दिक्कत? अगले प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसी में दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम के विषय में जान लीजिए। जब जल यहाँ से पहुंच जाता है पत्तियों तक, ठीक है, पत्तियों तक पहुंचा ये जल, तो पत्ती में प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है जिसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया। ठीक? फोटोसिंथेसिस से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये पौधों के किस भाग में मुख्यतः होती है? तो पत्तियों में होती है। ठीक? और किस लवक में? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है? पत्तियों में वो रंग होता है भाई, अभी बताएंगे आपको, रंग के विषय में बताएंगे। ठीक है? तो पौधों में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिक जिसको कहते हैं। ठीक है? 3 प्रकार के लवक हैं। एक को कहा जाता है हरित लवक, एक को कहा जाता है हरित लवक। ठीक? हरित लवक को ही अंग्रेजी में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। दूसरे को कहा जाता है वर्णी लवक। दूसरे को क्या कहा जाता है? वर्णी लवक। ठीक? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ठीक? और तीसरे को कहा जाता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो यही जो क्लोरोप्लास्ट वाला भाग होता है अर्थात हरित लवक वाला भाग, इसी हरित लवक वाले भाग में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है? और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है? तो आप ये देख रहे हैं कि भोजन का निर्माण पौधे के किस भाग में हुआ है? पत्तियों में हुआ है। ठीक? मुख्यतः वहीं पर हुआ है, लेकिन उस भोजन की आवश्यकता प्रत्येक भाग को है अर्थात जड़ को भी है। तो यहाँ से जो भोजन बना है उस भोजन को कौन लेकर आएगा? फ्लोएम। अर्थात ये भोजन या भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। ठीक? तो पौधों में भोज्य पदार्थ का संवहन करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? फ्लोएम। या पत्तियों में निर्मित भोजन को जड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। याद रहेगा दोनों ना? दोनों प्रश्न याद रखिएगा, क्योंकि अगर जाइलम के विषय में पूछा गया है तो अब किसके विषय में पूछा जाएगा? फ्लोएम के विषय में। और फ्लोएम का कार्य क्या पूछा जाएगा? भोज्य पदार्थों का संवहन। ठीक? तो भोज्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम ऊतक, जल और खनिज पदार्थ का संवहन जाइलम। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसको समझने में? वर्णी और अवर्णी से भी एक प्रश्न आप लोग याद रखिएगा।
वर्णी लवक जो होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है जानते हैं? रंग। वर्ण का मतलब रंग। ठीक, तो पौधे के कुछ रंगीन भाग, जैसे अगर हम किसी फल को काटेंगे तो देखते हैं उसका बीज का रंग क्या होता है? अलग अलग, डिफरेंट होता है। कोई काला है, कोई भूरा है, कोई सफेद है, होता है नहीं? जैसे मटर के दाने देखिए सफेद रहते हैं, ठीक। काली मिर्च देखिए कैसा रहता है? काला रहता है। जीरा को तो उठा के देखिए क्या रहता है? भूरा रहता है। तो इस तरह से जो पौधों के या फलों के जो रंग, बीजों के रंग अलग अलग होते हैं, या फूलों के जो अलग अलग रंग हैं। जैसे फूल को भी उठा के देखिए, कोई गुलाबी रंग का है, कोई सफेद है, कोई पीला है, कोई नारंगी है। तो फूलों के अलग रंग और बीजों के अलग रंग, ये किस लवक के कारण होता है? वर्णी लवक के कारण। अर्थात यही वर्णी लवक फूलों को भी अलग रंग प्रदान करता है और बीजों को भी अलग रंग प्रदान करता है, ठीक। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है अर्थात अवर्णी लवक, ये पौधों के केवल भूमिगत भाग अर्थात जड़ों में पाया जाता है। तो जड़ों में उपस्थित लवक कौन सा है? अवर्णी लवक। फूल और बीजों में उपस्थित लवक वर्णी लवक, और हरे भागों में उपस्थित लवक हरित लवक या लोहित, ठीक। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कल आप लोगों को हम अम्ल से संबंधित और क्लोरोप्लास्ट से संबंधित, ये मतलब ये लवक से संबंधित और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, ठीक है। ये आपको टोटल प्रश्न आपको मैं दे दूंगा इसी तरह से, जिससे आपके सारे प्रश्न मिल जाए आपको आसानी से, ठीक है। क्लास में कोई दिक्कत किसी को?